हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है लाइब्रेरी साइंस का क्लास हमारा चल रहा है। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी, हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, हम पढ़ चुके हैं भारत और विश्व में पुस्तकालय का इतिहास। उसमें हमने क्या पढ़ा है? विश्व में यूके और यूएसए का पुस्तकालय के इतिहास में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? हमने भारत के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हम भारत में प्राचीन भारत और आधुनिक भारत में पुस्तकालय का इतिहास पहले ही कवर कर चुके हैं। उसमें हम नालंदा विश्वविद्यालय पहले पढ़ चुके हैं। नालंदा के जो पुस्तकालय है धर्मगंज, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत में कौन कौन सा पुस्तकालय बना और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो बात को हम समझते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बंगाल। कहाँ चलते हैं? बंगाल। आपको पता है वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। पता ही होगा, इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था। सबसे पहला सवाल यही दगाएगा एग्जाम में कि इसकी स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने किया है। कब इसकी स्थापना हुई? 1784 ईस्वी में। आप अपने कॉपी में नोट्स में उतारिए। अगर आप लिखेंगे नहीं तो उम्मीद नहीं कीजिएगा कि आपको ये याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह संस्था कहाँ है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। इसलिए मैं पहले ही वेस्ट बंगाल की राजधानी बताया था कि यह कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। इसे शुरुआत में केवल एशियाटिक सोसाइटी कहा जाता था। जब यह शुरुआत में बना था इसे बस एशियाटिक सोसाइटी कहा जाता था। इसे बाद में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा गया। मतलब पहले इसे एशियाटिक सोसाइटी कहा जाता था, अब इसे क्या कहा जाता है? उसके बाद में इसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा गया। आजकल इसे आमतौर पे द एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका नामकरण बार बार चेंज हुआ है। पहला क्या हुआ? एशियाटिक सोसाइटी, फिर क्या हुआ? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, उसके बाद क्या हुआ? द एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता। इस संस्था ने कई महत्वपूर्ण पांडुलिपियां, पुस्तकें और शोध पत्रिका का प्रकाशन किया। मतलब ये जो संस्था है ना, पांडुलिपि और पत्रिका, शोध पत्रिका और बहुत पुस्तकों का प्रकाशन किया। इसके पास एक समृद्ध पुस्तकालय और संग्रहालय है जिसमें दुर्लभ पांडुलिपियां, सिक्के, चित्र आदि उपलब्ध है। कहाँ पे? याद आ रहा है? बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। आगे चलते हैं। बॉम्बे के बारे में पढ़ते हैं। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, इसकी संस्था की स्थापना 1804 ईस्वी में हुई। अभी हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट डिलीवरी एक्ट। क्या पढ़ेंगे? डॉक्यूमेंट डिलीवरी एक्ट। हम बताएंगे ये एक्ट क्या होता है, इससे बॉम्बे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का क्या संबंध है, आगे हम देखेंगे। इसके साथ हमारे साथ बने रहिए आप पूरे लेक्चर में। इन संस्था की स्थापना कब हुई? 1804 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना ब्रिटिश प्रशासक सर जेम्स मैकिन्टोश द्वारा किया गया। यहाँ से दो सवाल बनेगा। इसकी स्थापना सबसे पहले कब हुई? तो क्या बोलेंगे? 1804 में। इसकी स्थापना किसने किया? सर जॉन्स मैकिन्टोश ने। याद आ रहा है? उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ आया होगा। यह संस्था कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। इसे पहले लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। अब इसका क्या क्या सवाल बनेगा, फिर से रिपीट कर लीजिए कि ये संस्था कहाँ है? तो बॉम्बे में है। ठीक है। इसकी संस्था की स्थापना कब हुई? 1804 में हुई। ठीक है। इसकी स्थापना किसने किया? सर जेम्स मैकिन्टोश द्वारा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इसका पहले नाम लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे था। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की बॉम्बे शाखा। अब देख रहे हैं कॉलोनियल प्रभाव आ रहा है। कॉलोनियल प्रभाव आ रहा है, नाम में चेंज आके ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की बॉम्बे शाखा रख दिया गया। आगे देखते हैं। सन 1955 में इस पुस्तकालय को राज पुस्तकालय का दर्जा मिला। किसका मिला? स्टेट लाइब्रेरी का। आगे देखते हैं। जिससे इसकी शैक्षणिक और सांस्कृतिक भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। जब किसी का स्टेट लाइब्रेरी का दर्जा मिलेगा तो ऑटोमेटिक है वहाँ का कल्चरल डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट होगा। आगे देखते हैं। वर्ष 1955 से 1 जुलाई
1994 तक यह पुस्तकालय नेशनल डिपॉजिटरी के रूप में कार्यरत रहा, जहां भारत में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की एक प्रतिहित संग्रहित की जाती थी। मतलब वर्ष 1955 से 1994 तक यह क्या था? डिपॉजिटरी लाइब्रेरी था। आपसे पूछेगा कि क्या बॉम्बे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में कभी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी था? तो क्या बोलेंगे, कब से कब था का? वर्ष 1955 से 1 जुलाई 1994 तक ये क्या था? नेशनल डिपॉजिटरी के रूप में काम किया। आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। भारतीय इतिहास, संस्कृति, भाषा और विज्ञान का अध्ययन और प्रचार करना, भारतीय सभ्यता के संरक्षण हेतु शोध व प्रकाशन कार्य करना, नेशनल डिपॉजिटरी, ये सब इसका क्या है? इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। आगे देखते हैं। रामपुर रजा लाइब्रेरी, आपके एग्जाम में यहाँ से क्या क्या सवाल बनेगा वो मैं बता देता हूँ। रामपुर रजा लाइब्रेरी है कहाँ, इसकी स्थापना कब हुई और किस व्यक्ति ने इसकी स्थापना की, ये 3 बातें। और ये से अगर राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है तो कब राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है, आइए देखते हैं। रामपुर रजा उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में स्थित है। पहला सवाल तो यहीं से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में। भारत के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक पुस्तकालयों में से एक है। यह न केवल दुर्लभ पांडुलिपि ग्रंथ और ग्रंथों का संग्रहालय है, बल्कि भारत की बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी विरासत का प्रतीक भी है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका टैकल हो जाएगा कि यह लाइब्रेरी है कहाँ। तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? रामपुर में है। इसकी स्थापना और विकास देख लेते हैं। इस पुस्तकालय की स्थापना 7 अक्टूबर 1774 को हुआ। कब हुआ? 7 अक्टूबर 1774 को। किस व्यक्ति ने किया? नवाब फैजुल्ला खान ने। कौन किया? नवाब फैजुल्ला खान ने। शुरुआत में यह नवाब के निजी संग्रह के रूप में था। आपको बता दूं कि निजी संग्रह आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जो प्राइवेट लाइब्रेरी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निजी संग्रह बोलते हैं, जिसे बाद में कुतुब खाना ए दरूर रियासत के नाम से जाना गया। ये एग्जाम में हो सकता है कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाए कि रामपुर रजा का एक और नाम क्या था, तो क्या बोलेंगे? कुतुब खाना ए दरूर रियासत। क्या बोलेंगे? कुतुब खाना ए दरूर रियासत। स्वतंत्रता के बाद देखते हैं 1949 में रामपुर राज्य के भारत में विलय के पश्चात नवाब रजा अली खान ने इस पुस्तकालय को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। मतलब ये पहले क्या था? प्राइवेट था, अब इसको क्या कर दिया गया? राज्य को समर्पित कर दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये पब्लिक लाइब्रेरी हो गया और इसका नाम रामपुर रजा लाइब्रेरी रखा गया। कब रखा गया? रामपुर रजा लाइब्रेरी। 6 अगस्त 1951 को इसे एक ट्रस्ट के अधीन लाया गया। इसे एक किसके अधीन लाया गया? ट्रस्ट के अधीन लाया गया। 1 जुलाई 1975 को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन इसे एक राष्ट्रीय संस्था का दर्जा मिल गया। ये एग्जाम में बनेगा कि राष्ट्रीय महत्व कब बना, तो कब बताएंगे? 1 जुलाई 1975 को। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। अब इसमें संग्रह क्या है? पांडुलिपि कितना है? मुद्रित पुस्तकें कितना है? चित्रित पांडुलिपि क्या है? लघु चित्र क्या है? सुलेख कितना है? अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे ना तो आपके ज्ञान में वृद्धि आएगी। देखते हैं। पांडुलिपि लाइब्रेरी में लगभग 17,000 दुर्लभ पांडुलिपियां हैं, जो किसके किसके? अरबी हैं, फारसी हैं, संस्कृत है, तुर्की है, पश्तो है, हिंदी मतलब उर्दू, सभी भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें कितने प्रिंटेड पुस्तकें हैं? लगभग 65,000 प्रिंटेड पुस्तकें हैं, जो विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में उपलब्ध है। मतलब देसी भाषा में भी है और विदेशी भाषा में भी है। आगे देखते हैं चित्रित पांडुलिपियां कितना? 150 चित्रित पांडुलिपियां हैं, जिनमें 4413 चित्र शामिल है। मतलब सोच लीजिए कि कितना ही वास्ट कलेक्शन था उस समय में, ठीक है, और अभी भी ये अवेलेबल है। लघु चित्र और सुलेख 5000 लघु चित्र है और 3000 इस्लामिक कैलीग्राफी है। कैलीग्राफी आप लोग समझते हो? जो हाथ से लिखे गए होता है ना, उसे हम लोग कैलीग्राफी बोलते हैं, ठीक है, के नमूने संग्रहित हैं। प्रसिद्ध कृतियां क्या है? जमाउत तवारीख। जमाउत तवारीख 14वीं शताब्दी की चित्रित पांडुलिपि है, जिसने मंगोल और ईरानी कला का सुंदर समावेश है। ये क्या है? जमाउत तवारीख है। कुरान की प्राचीन प्रति, इसको भी देख लेते हैं। 7वीं सदी की कुफी लिपि में हिरन की खाल पर लिखित कुरान की दुर्लभ प्रतियां को हम क्या बोलते हैं? कुरान की प्राचीन प्रति बोलते हैं। आगे देखते हैं। ये रिसेंट का क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है आपके एग्जाम में बन जाए कि इसकी 250वां वर्षगांठ कब बने, तो 2024 में बना है। ये कब से कब? 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2024 तक विभिन्न सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कब? 250 वर्षगांठ पे। इसमें क्या क्या कार्यक्रम चले? बच्चों की शाम, रजा लाइब्रेरी का नाम,
देख रहे हैं कैसा निमोनिक्स है। बच्चों की शाम रजा लाइब्रेरी के नाम शीर्षक से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। एक शाम शहीदों के नाम और नारी शक्ति पर आधारित कार्यक्रम किया गया। प्रख्यात विचारकों और इतिहासकारों द्वारा लेक्चर लिया गया। उम्मीद करते हैं आपको रामपुर रजा लाइब्रेरी समझ आया होगा। आगे चलते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। देखिए, अगर आप बिहार लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इनसे जितना भी बनने वाला क्वेश्चन है ना, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, रट जाइए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, 100% बनेगा। हम उम्मीद करते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये कहाँ है? पटना में है, ठीक है। भारत की एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुस्तकालय, क्या है? प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुस्तकालय है, जो अपने दुर्लभ पांडुलिपि और प्राचीन पुस्तक के संग्रह के लिए विश्व विख्यात है। यह पुस्तकालय न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है, बल्कि शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन केंद्र भी है। आपसे यहाँ से सवाल यह बन जाएगा ना कि दुर्लभ पांडुलिपि है वहाँ, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? इस टाइप का जो सवाल है ना, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी से आपका एग्जाम में बनेगा। तो आपसे पूछेगा सवाल कि खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है, तो कहाँ बताएंगे? पटना में है। इसकी स्थापना और संस्थापक को समझ लेते हैं। इसका संस्थापक कौन है? खान बहादुर खुदा बख्श। कौन है? खान बहादुर खुदा बख्श। इसका स्थापना वर्ष कब है? 29 अक्टूबर 1891। कहाँ है? 29 अक्टूबर 1891। एक बात आपको बता दें, ये जो मैंने अभी बताया ना, 29 अक्टूबर 1891 जो उसका स्थापना वर्ष है। यहाँ से केवीएस में बहुत बार एग्जाम पूछा है कि खुदा बख्श ओरिएंटल जो लाइब्रेरी है ना, इसकी स्थापना कब हुई और ये कहाँ है। ये केवीएस के एग्जाम में, एनवीएस के एग्जाम में, एम्स के एग्जाम में, आरपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो उम्मीद करते हैं बिहार लाइब्रेरियन में भी ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखते हैं इसका जगह कहाँ पे है? गंगा नदी के किनारे। कहाँ पे? गंगा नदी के किनारे, अशोक राजपथ, पटना, बिहार। जो एनआईटी से हवा चलता है ना, वहीं पे है ये, ठीक है। गंगा नदी के किनारे, अशोक राजपथ, पटना, बिहार। आगे देखते हैं। खुदा बख्श ने अपने पिता मौलवी मोहम्मद बख्श से विरासत में मिली थी। क्या? ये जो इनके पास जो स्टडी मटेरियल था, किनसे मिला था इनको? मौलवी मोहम्मद बख्श से विरासत में मिली थी। क्या मिली थी? 1400 पांडुलिपियों के आधार पर इस पुस्तकालय की नींव रखी गई। एग्जाम में पूछेगा कि कितनी पुस्तकालय से इनकी नींव रखी गई, तो 1400 पांडुलिपियों से। आगे देखते हैं। उन्होंने अपने जीवन की अधिकांश संपत्ति इस पुस्तकालय के लिए विकास में लगा दी और इसे जनता के लिए समर्पित कर दिया। पुस्तकालय का उद्घाटन 1891 में बंगाल के गवर्नर सर चार्ल्स अल्फ्रेड इलियट द्वारा किया गया। यह भी एग्जाम में बनेगा कि इसका उद्घाटन 1891 में किस व्यक्ति ने किया, तो क्या बोलेंगे? चार्ल्स अल्फ्रेड इलियट। उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में, ठीक है। इसकी संस्थापना कौन किया? खान बहादुर खुदा बख्श, ठीक है। और इसका उद्घाटन 1891 में कौन किया? बंगाल के गवर्नर का क्या नाम था? चार्ल्स अल्फ्रेड इलियट। आगे बढ़ते हैं। यहां से एक सवाल और बनता है, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि इसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा कब दिया गया? इसका राष्ट्रीय महत्व का दर्जा 19 दिसंबर 1969 को मिला। 26 दिसंबर 1969 को, सॉरी कंफ्यूज हो गया था मैं। 26 दिसंबर 1969 को इसे क्या मिला? राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला। इसके वर्तमान निदेशक कौन है? डॉक्टर शाइस्ता बेदार है। कौन है? डॉक्टर शाइस्ता बेदार। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है? भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक ऑटोनोमस बॉडी है। क्या है? ऑटोनोमस बॉडी है। आगे चलते हैं। क्या क्या प्रकाशन करता है? खुदा बख्श लाइब्रेरी जनरल 1977 से प्रकाशित एक त्रैमासिक शोध है। यह भी एग्जाम में पूछेगा इसका प्रकाशन का नाम क्या है, ठीक है। ये कैसा फ्रीक्वेंसी करता है, तो क्या बताएंगे? त्रैमासिक शोध पत्रिका करता है, जो ओरिएंटल और इस्लामी अध्ययन में शोध को बढ़ावा देता है। किसको देता है? इस्लामी अध्ययन और ओरिएंटल में शोध को बढ़ावा देता है। इसके अन्य प्रकाशन भी है। 500 से अधिक शीर्षकों का प्रकाशन करता है, जिसमें शोध ग्रंथ, पांडुलिपि के फेसिमाइल संस्करण, उर्दू पत्रिका के सूचकांक, पांडुलिपियों की सूची, भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य और इस्लाम पर आधारित पुस्तकें शामिल है।
ठीक है, ये आप याद मत करो, ठीक है, ये बस आप समझ लीजिए कि बहुत सारा पुस्तकों का क्या करता था, ये प्रकाशन करता था। कौन? खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी की ओर। आ जाइए महाराजा सरफौजी लाइब्रेरी तंजावुर तमिलनाडु में। यहाँ से क्या क्या सवाल बनेगा? यहाँ से एक सवाल बनेगा कि क्या इसे सरस्वती महल लाइब्रेरी भी बोला जाता है? तो देखते हैं इसका स्थान कहाँ है। तंजावुर कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में। ये कहाँ पे है? सरस्वती महल पुस्तकालय परिसर में स्थित है। आइए समझते हैं महाराजा सरफौजी लाइब्रेरी के बारे में। भारत की ऐतिहासिक और विद्वतापूर्ण पुस्तकालय है, जो सरस्वती महल लाइब्रेरी का ही एक अभिन्न अंग है। मतलब किसका अंग है? जो सरस्वती महल लाइब्रेरी है उसी का एक पार्ट है। यह पुस्तकालय राजा सरफौजी द्वितीय के संरक्षण और योगदान से प्रसिद्ध हुआ। किसके? सरफौजी द्वितीय के संरक्षण से, जो एक विद्वान शासक थे। कौन विद्वान शासक थे? सरफौजी द्वितीय, जिन्होंने चिकित्सा, खगोल विज्ञान, धर्म और भाषा विज्ञान में व्यापक संग्रह को एकत्रित किया। किसने? सरफौजी द्वितीय ने। देखिए सरफौजी द्वितीय का कुछ पढ़ लेते हैं, ऐतिहासिक पढ़ लेते हैं। इनका राजकाल कब से कब चला? 1798 से 1832 तक। ये क्या थे? बहुभाषी थे, मतलब पॉलीग्लॉट थे, बहुत भाषा जानते थे। ठीक है, बहुत भाषा जानते थे। ये वैज्ञानिक थे, संग्रहकर्ता थे। इन्होंने यूरोपीय, अरबी, फारसी, संस्कृतिक, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में 1000 ग्रंथों और पांडुलिपियों का क्या किया? संग्रह किया। किसने? राजा सरफौजी द्वितीय। उन्होंने विदेशी पुस्तकें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी से मंगवाई। मतलब सोच लीजिए कि उस समय ये कहाँ से बुक मंगवा रहे थे? फ्रांस से बुक मंगवा रहे थे, जर्मनी से बुक मंगवा रहे थे, इंग्लैंड से बुक मंगवाए थे। तो मतलब ये बात समझ लीजिए कि उन टाइमों पे इन्हें पढ़ने का कितना शौक रहा होगा, ये कितने स्कॉलर व्यक्ति रहे होंगे। आगे देखते हैं। उन्होंने चिकित्सा पर कई ग्रंथों का स्वयं अध्ययन किया, मतलब सेल्फ स्टडी किया, और कुछ पे टिप्पणियां भी लिखी। कौन? महाराजा सरफौजी द्वितीय ने। उम्मीद करते इतनी बात आपको समझ आया होगा। इनका चिकित्सक में क्या योगदान है? ठीक है, धन्वंतरी महल की स्थापना किसने किया? सरफौजी द्वितीय ने। आयुर्वेद और पश्चिमी चिकित्सा का मिला जुला अभ्यास। ठीक है, जो आयुर्वेद और पश्चिमी चिकित्सा का मिला जुला अभ्यास है। नेत्र चिकित्सा, मोतियाबिंद सर्जरी पर विस्तृत विवरण लिखा है। किसने? सरफौजी साहब ने। 8वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों पर संकलन और टिप्पणियां भी की है। किसने किया है? सरफौजी द्वितीय। अगर हो सकता है कि सरफौजी द्वितीय के बारे में सवाल नहीं पूछे, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैंने इन डिटेल्स इस बारे में बता दिया आपको। ठीक है, अगर आपको यह बात समझ आया, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज इस बारे में हम छूट गया है, उसको आप लिख लीजिए कि 1983 ईस्वी में 1983 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला। किसे मिला? तंजावुर सरस्वती महल लाइब्रेरी को। ठीक है, और एक सवाल और बनेगा, ये एशिया का सबसे पुराना लाइब्रेरी है। ये एशिया का सबसे पुराना लाइब्रेरी है। ये एशिया का सबसे पुराना लाइब्रेरी है। आगे चले। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। आइए समझते हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर की ये पुस्तकालय है। क्या है? राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकालय है। कैसा पुस्तकालय है? सार्वजनिक पुस्तकालय। यह देश की सबसे बड़ी और प्रमुख सार्वजनिक पुस्तकालय की प्रणालियों में से एक है, जिसे विशेष रूप से आम नागरिकों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और पुस्तक प्रेमियों के लिए स्थापित किया गया। कौन सा? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। अब यहाँ से वही बात, इसकी स्थापना कब हुई, इसको कौन सा संस्था बनाया, ये यहाँ से सवाल बनेगा। तो सबसे पहले इसकी स्थापना पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 27 अक्टूबर 1951 को। कब हुआ? 27 अक्टूबर 1951 को। इसका संस्थापक कौन है? भारत सरकार और यूनेस्को। अब यहाँ से सवाल देखिए ऐसे बनेगा कि कौन कौन संस्था है। तो इंडियन गवर्नमेंट है, और कौन है? यूनेस्को। कौन है? यूनेस्को। यहाँ से सवाल पूछा है केबीएस के एग्जाम में कि जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है ना, किनके मिलने से मतलब सहयोग से बना है, तो क्या बोलेंगे? इंडियन गवर्नमेंट और यूनेस्को। इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका प्रबंधन कौन करता है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। किसके अंतर्गत कार्य करती है? कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। एक चीज और मैं बताया था कि जो एक संस्था है ना RRRLF, ये भी किस के अंतर्गत काम करती है? याद आ रहा होगा?
वो भी कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइब्रेरी के बारे में। सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी, ये इसकी स्थापना पहले पढ़ लेते हैं। ये कब हुई? 1891 में। ठीक है, यहाँ से ये सवाल बना है एग्जाम में। इसका प्रारंभिक नाम क्या है? इंपीरियल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद इसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी नाम दिया गया। यह पुस्तकालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभिन्न विभागों की ज्ञान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया। क्या मतलब? मतलब जितने भी डिपार्टमेंट में जो जरूरत की जो चीजें हैं ना, इसके लिए बनाया गया। कौन सी लाइब्रेरी? सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ आए। यह भी जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? यह भी आपको कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यह बात आपको समझ आया? यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी केंद्रीय पुस्तकालय है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी केंद्रीय पुस्तकालय है। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं कोनमरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। कोनमरा पब्लिक लाइब्रेरी भारत की प्रमुख और ऐतिहासिक सार्वजनिक पुस्तकालयों में से एक है। इसका नाम इनके नाम पे है लॉर्ड कोनेमरा, जो तत्कालीन मद्रास के गवर्नर के नाम पर रखा गया। यह पुस्तकालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। यह राष्ट्रीय डिपोजिटरी पुस्तकालयों में से एक है। वही बात आया, डिपोजिटरी पुस्तकालय। अब आपके मन में बार बार सवाल उठ रहा होगा कि डिपोजिटरी पुस्तकालय क्या है। ये मैं आपको बता दूं कि एक एक्ट बना, ठीक है, बुक डिलीवरी एक्ट। ठीक है, उसमें क्या है ना कि अगर आप कोई पुस्तक छापते हो ना, तो ये 4 पुस्तकालय है भारत के, उसमें आपको एक बुक की प्रति आपको भेजनी पड़ती है। ठीक है, वही है डिपोजिटरी पुस्तकालय। ठीक है, तो उनमें से एक कोनमरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है क्या है, वो भी एक डिपोजिटरी, नेशनल डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। उम्मीद करते हैं डिपोजिटरी बात आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए उसके एस्टेब्लिशमेंट पर चलते हैं। कब हुआ? 1896 में। इसकी स्थापना कहाँ हुई? चेन्नई तमिलनाडु में। यह मद्रास म्यूजियम कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। किसका है? मद्रास म्यूजियम कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। आइए इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझते हैं। ठीक है, यह पुस्तकालय की स्थापना लॉर्ड कोनमरा द्वारा की गई 1886 से 1890 तक। मद्रास के गवर्नर थे जो कौन थे? लॉर्ड कोनमरा थे, जो ना 1886 से 90 तक किसके थे? लॉर्ड कोनमरा क्या थे? मद्रास के गवर्नर थे। यह पहले मद्रास लिटरेरी सोसाइटी की पुस्तकालय से अलग करके सार्वजनिक उपयोग के लिए शुरू किया गया था। मतलब ये क्या है ना कि ये पहले मद्रास लिटरेरी सोसाइटी पुस्तकालय से अलग करके क्या बनाया गया? पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम बनाया गया। इसका भवन वास्तुकला की दृष्टि से भी अत्यंत सुंदर है। जिसे ये सवाल बनेगा भाई कि कोनमरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है ना, इसका वास्तुकला कैसा है? इसे सारा सैनिक शैली देखने को मिलता है। जो ये लाइब्रेरी है ना, इसमें कौन सा वास्तुकला मिलता है? ठीक है, सारा सैनिक। आगे देखते हैं। इसकी विशेषता, मुख्य विशेषता वही बात बता रहे हैं, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक पुस्तक की एक पुस्तकालय, अरे यार, एक पुस्तकालय में संग्रहित की जाती है। ठीक है, अन्य 3 कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी, दिल्ली की पब्लिक लाइब्रेरी और मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? डिपोजिटरी लाइब्रेरी बोलते हैं। अभी मैंने एक बात बताया कि एक बुक कहाँ देना पड़ता है? डिपोजिटरी लाइब्रेरी में। आप अगर बुक छाप रहे हो, ठीक है, तो कहाँ देना पड़ेगा? डिपोजिटरी लाइब्रेरी में देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्ट कब का है? 1954 का है। कब का है? 1954 का। 1956 में बुक के अलावा अखबार को भी जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आपको बुक डिलीवरी एक्ट भी समझ आया होगा। आप बुक डिलीवरी एक्ट में मैंने क्या क्या बात बताया, एक बात देख लीजिएगा। ये जो एक है बुक डिलीवरी एक्ट, ये कौन सा एक्ट है? 1954 का। जो भी पुस्तक आप छाप रहे हो उसको एक पुस्तक कहाँ देना पड़ेगा? डिपोजिटरी लाइब्रेरी में। कितने डिपोजिटरी लाइब्रेरी है? 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। ठीक है, 1956 में क्या हुआ? 1956 में हुआ इसमें अखबार भी जोड़ दिया गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। आइए चलते हैं हरे कृष्ण महताब राज पुस्तकालय के बारे में पढ़ते हैं, इनका परिचय जानते हैं। इनका स्थान कहाँ है? भुवनेश्वर में। कहाँ पे है ये? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। इसका स्थापना वर्ष क्या है?
1959 है, 1959 है। ठीक है। प्रकार क्या है? राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय, या मतलब स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी है। क्या है? स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ देते हैं। यह पुस्तकालय उड़ीसा का सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक सार्वजनिक पुस्तकालय है। यह राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसका नाम उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री हरे कृष्ण महताब के नाम पर रखा गया। एग्जाम में पूछेगा किनके नाम पर रखा गया, तो उड़ीसा के पहले जो मुख्यमंत्री है उनके नाम पे रखा गया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उड़ीसा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला नेता थे। आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि पश्चिम भारत में पुस्तकालय का नेटवर्क कैसे हुआ। 1939 में एक कमेटी बनी ना, बॉम्बे में एक ए फैजी की अध्यक्षता में एक समिति बनी। क्या बनी? कमेटी बनी। ठीक है। उसका रिपोर्ट क्या है? 1940 में समिति की रिपोर्ट में एक सशक्त पुस्तकालय प्रणाली की सिफारिश की गई, जो पश्चिम भारत में क्या क्या? राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, तालुका पुस्तकालय, ब्लॉक पुस्तकालय, सभी पुस्तकालयों में से एक श्रृंखला में जोड़ देने की संकल्पना की गई। आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी के कुछ प्रमुख पुस्तकालय, ये आप इसे रट्टा मार लीजिएगा, एग्जाम में हो सकता है बने। ठीक है। एक तो आपके बिहार लाइब्रेरी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप रट लीजिएगा। ठीक है। एंड्रूज लाइब्रेरी सूरत की स्थापना 1850 में हुआ। गया पब्लिक लाइब्रेरी गया, स्थापना 1855 में। स्टार मार देता हूँ इसको, आप बिहार लाइब्रेरी के दृष्टिकोण से इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। लॉन्ग लाइब्रेरी राजकोट, स्थापना 1856। कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, स्थापना 1860। गवर्नमेंट लाइब्रेरी जूनागढ़, स्थापना 1867। अडियार लाइब्रेरी अदियार, स्थापना 1866। दाही लक्ष्मी लाइब्रेरी नाडी याद, 1892। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। हमने जितने भी भारत में जो पुस्तकालय है ना, जितने भी प्रकार के इंपॉर्टेंट पुस्तकालय हैं, डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं, सबके बारे में एक कर चर्चा की है। वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, इन बातों को मैंने इन डेप्थ डिस्कशन किया। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई ऐसा लाइब्रेरी जिसके बारे में आपकी जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि ये लाइब्रेरी के बारे में आप मुझे बताइए। हम नेक्स्ट लेक्चर में उस लाइब्रेरी के बारे में इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।